Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next new topic that is prostaglandins. Obstetrics medication के अंदर हमने अब तक ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे बन रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जब किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तो उस समय या उस टाइम पे कौन कौन सी नर्सिंग केयर होती हैं, कौन कौन से ऐसे नर्सिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं जिनको हमें क्लोजली मॉनिटर करके रखना होता है, MGSF4 पास में रखना होता है। तो क्यों रखना है उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बता दिया। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में हमें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होता है वो सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया गया है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, कैसे इनका काम होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, अरे बायोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, अरे बायोलॉजिकल डेरिवेटिव्स होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स के ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के ये क्या होते हैं, बने होते हैं। और रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, आर रिलीज फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड लेयर। हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेयर होती है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की लेयर। उस फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, वहाँ से ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टिव पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड है। रिलीज कहाँ हो रहे हैं, रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर है उस लेयर से ये क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड्स लेयर है उससे रिलीज होते हैं। कहाँ से, फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते क्या हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एसेंशियल अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम, कहाँ से, फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड लेयर से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है जो ये है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स में देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी केमिकल स्टिमुलेशन मिलता है, चाहे वो कोई इंजरी हो रही हो या फिर जैसे लेबर की प्रोसेस शुरू होती है तो क्या होती है, जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से केमिकल्स, वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स रिलीज होकर के इस पे क्या बोलते हैं आपके यूट्रस पे एक्शन करते हैं। यूट्रस की जो सेल्स हैं उनको मैटरनल सर्कुलेशन में वो हार्मोन आते हैं, वहाँ से आने के बाद क्या होता है, जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसके ऊपर वो एक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वहाँ से क्या मिला, मतलब फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड से जो भी केमिकल स्टिमुलेशन मिला था हार्मोन्स के जरिए, उन हार्मोन्स के जरिए क्या हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर हम बात करें केमिकल स्टिमुलेशन कहाँ से मिल रहा है, अगर लेबर की बात करें तो फीटल एड्रिनल ग्लैंड से, फीटल एड्रिनल ग्लैंड से क्या हुआ, केमिकल स्टिमुलेशन मिला। तो केमिकल स्टिमुलेशन मिलते ही क्या हुआ, जो मायोमेट्रियम की जो सेल्स थी उनकी जो फॉस्फोलिपिड्स थी वो स्टिमुलेट हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई, स्टिमुलेट हुई। केमिकल स्टिमुलेशन मिलने के बाद क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है, जो मायोमेट्रियम सेल्स उनकी जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। और उसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही फॉस्फोलिपिड एक्टिवेट हुई उसके एक्टिवेट होने क्या हुआ, वहाँ पे एक्टिवेट होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। यहाँ पर ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इसको नोट कीजिएगा, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बायोसिंथेसिस बता रहा हूँ कि कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है।
ठीक है, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड लेयर एक्टिवेट हुई, कहाँ से? केमिकल स्टिमुलेशन आया फीटल एड्रिनल ग्लैंड से, मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू फीटल एड्रिनल ग्लैंड से क्या आया? केमिकल स्टिमुलेशन। उस केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से क्या हुआ? जो सेल मायोमेट्रियम की जो सेल मेम्ब्रेन थी, मायोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, मसल्स है, मस्कुलर लेयर है यूट्रस की, उसके अंदर जो भी सेल्स थी उनकी जो वो क्या हुई? स्टिमुलेट हुई। जो सेल्स जैसे केमिकल स्टिमुलेशन मिला सेल्स को, मायोमेट्रियम की सेल्स को, तो उससे क्या हुआ? जो मायोमेट्रियम की सेल्स की जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर थी वो क्या होगी? एक्टिवेट हो गई केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से। उसके एक्टिवेट होते ही क्या हुआ? वहाँ पर जो फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम प्रेजेंट है उसका एक्टिवेशन हो गया। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ए एक्टिवेट होते ही क्या होता है? आर्किडोनिक एसिड बनता है, आर्किडोनिक एसिड बनता है, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड क्या है? ये एक असेंशियल फैटी एसिड, पॉलीसैचुरेटेड असेंशियल फैटी एसिड है, जो कि हम कहाँ से ले सकते हैं? डाइट से हमें ये मिल सकते हैं, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस आर्किडोनिक एसिड के ऊपर क्या होता है? ठीक है, साइक्लोक्सीजिनेज, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। साइक्लोक्सीजिनेज इस पे क्या करेगा? एक्ट करेगा, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड बना, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते ही क्या हुआ? वहाँ पे क्या बना? आर्किडोनिक एसिड बना। आर्किडोनिक एसिड बनते ही क्या हुआ? वहाँ पर आर्किडोनिक एसिड बनते ही, अब आर्किडोनिक एसिड के ऊपर अगर साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्टिवेशन करते हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करने से क्या बन रहा है? वहाँ पर बनेंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड के ऊपर कौन एक्ट कर रहा है? साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्टिवेट करे, साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेंगे, और साइक्लोक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करने की वजह से वहाँ पे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या होता है? PGE2 PGH2 का, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का क्या होगा? वहाँ पे सिंथेसिस होगा। तो ये है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? हेल्प टू राइपन द सर्विक्स। ये राइपन द सर्विक्स का मतलब है जब लेबर की प्रोसेस शुरू होती है तो सर्विक्स है, ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, साथ के साथ उसमें इफेसमेंट क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट हो जाता है और इफेसमेंट मतलब छोटा होना शुरू हो जाता है सर्विक्स, जिससे क्या होता है? बेबी है वो इजीली बाहर आ पाता है। तो क्या क्या काम करते हैं देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे? राइपन द सर्विक्स, सर्विक्स को राइपन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्विक्स को राइपन का मतलब पका देना, अगर जनरल मीनिंग देखें तो पका देना। पका देने का यहाँ पे मीनिंग है कि सर्विक्स को क्या कर देंगे? सॉफ्ट कर देंगे, स्मूथ कर देंगे, साथ के साथ उसमें इफेसमेंट क्रिएट कर देंगे, जो लेंथ है उसको छोटा हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टर स्मूथ बना देंगे, कोजिंग द बिगिन डायलेशन। अब वो सब कुछ जैसे स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है, राइपन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि डायलेशन करवाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ सकती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला फंक्शन तो इनका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा फंक्शन इनका ये है कि ये क्या करते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है वैसे ही क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो पर वेजाइनली दिए जाते हैं, जैसे ये जेल, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारे जेल आते हैं, उन जेल्स को वेजाइना के अंदर रखा जाता है और सर्विक्स को राइपन किया जाता है और लेबर की प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, सवाल आ सकता है। तो एडमिनिस्टर करने में ये क्या है कि इनको बोलते हैं कि पर वेजाइनली इनको एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, पर वेजाइनली इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वाली लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, पर वेजाइनली करते हैं ऑब्स्टेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन है यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का है, मैंने पहले अपने लास्ट स्लाइड के अंदर में डिस्कस कर लिया कि ये क्या करते हैं? सर्विक्स को राइपन करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है, राइपन द सर्विक्स एंड बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, इंडक्शन से पहले ये क्या कर देंगे? सर्विक्स को सॉफ्ट बना देंगे, इफेसमेंट क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा? अब आप अगर ऑक्सीटोसिन दोगे तो क्या होगा? सर्विक्स है वो क्या हो जाएगा? डायलेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है इंडक्शन ऑफ लेबर। बिल्कुल इंडक्शन ऑफ लेबर में इनका काम होगा, ये सर्विक्स को राइपन कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, डायलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सर्विक्स की जो इंडक्शन ऑफ लेबर है उसमें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, मेडिकल अबॉर्शंस होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो भी अबॉर्शंस आते हैं, उन अबॉर्शंस को इंड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली, क्लिनिकली हम क्या करते हैं? जो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर क्या किया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज किया जाता है और उनके थ्रू जो भी
कंसेप्शनल प्रोडक्ट होता है यूट्राइन केविटी के अंदर, ठीक है, जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है यूट्राइन केविटी के अंदर उसको बाहर निकालने में भी ये काम करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, अबॉर्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ के साथ इंडक्शन ऑफ लेबर और सर्विक्स के राइपन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जाम, ठीक है, ये सारे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के यूज़। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी इस लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो काम में लिए जाते हैं वो देखिए, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में किया लिया जाता है डिनोप्रोस्टोल, ठीक है, क्या काम में लिया जाता है, डिनोप्रोस्टोल काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन E1 में मिसोप्रोस्टोल, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग्स के इसके अंदर क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। मिसोप्रोस्टोल का यूज मोस्ट कॉमनली किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। डिनोप्रोस्टोल और मिसोप्रोस्टोल ये क्या है, दोनों एग्जाम्पल हैं, बोथ आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बोथ आर प्रोस्टाग्लैंडिन, बोथ आर प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन देने की वजह से हो सकता है कि पेशेंट को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है, फीवर है, चिल्स है, फ्लूशिंग है, हेडेक है, हाइपोटेंशन है, ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, फीवर है, चिल्स है, फ्लूशिंग है, हेडेक है और हाइपोटेंशन, ये सारे क्या हैं, साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा था, अभी हमने इसके यूजेस के अंदर, इंडिकेशन या यूजेस के अंदर हमने देखा था कि ये क्या कर रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो हो सकता है कि इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट वगैरह में आपको चेंजेस देखने को मिले। साथ के साथ हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, बिल्कुल मान लीजिए पहले से यूट्रस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन आपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऐड कर दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा यूट्रस का, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, और हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी या इनएडिक्वेसी अकर हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए काफ़ी, मतलब बेबी के लिए इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे रहे हो, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हो सकता है बेबी के ऊपर स्ट्रेस होगा, ठीक है, बेबी के ऊपर क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, फीटल हार्ट रेट वगैरह में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे बेबी के अंदर। हो सकता है कि बच्चा उस स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे मेकोनियम पास कर दे, ठीक है, ठीक है, मेकोनियम क्या कर दे, पास कर दे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, ये क्या है, सारे साइड इफेक्ट्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को किस कंडीशंस के अंदर यूज नहीं करना है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज किस कंडीशन के अंदर नहीं करना है, पहला है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आपकी जो PID है वो एग्रीवेट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है माल प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और बच्चे की पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, उस वजह से क्या हो सकता है यूट्रस है वो रप्चर हो जाए, बेबी की ब्लड सप्लाई है वो भी हैम्पर हो सकती है। तो ये सारे हैं, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन के केस के अंदर भी कभी नहीं देना है, हमेशा लॉन्जिट्यूडिनल अगर बच्चा सिफेलिक या ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर है, उसी कंडीशन के अंदर हमें ये देना है। नेक्स्ट वन है प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, मान लीजिए किसी फीमेल है, उसका प्रीवियसली सीजेरियन सेक्शन हो रखा है, ठीक है, प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका जो प्रीवियस स्कार है वो वहाँ से, यूट्रस वहाँ से क्या है, वीक है, और अगर आप उसको ऑक्सीटोसिन दोगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि क्या हो सकता है, वहाँ से जो प्रीवियस स्कार है वो अगर अच्छे से हील नहीं हुआ है, तो वहाँ से यूट्रस क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है, और बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। मेजर यूट्राइन सर्जरी, मान लीजिए यूट्रस की कोई भी सर्जरी हुई, मायोमा निकाला हो, फाइब्रोइड निकाले हो यूट्रस के, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर काफ़ी स्कार बन जाते हैं, और स्कार की वजह से क्या हो जाता है, यूट्रस वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से क्या होता है, यूट्रस वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, आपका ऑक्सीटोसिन है, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं,
उन कॉन्ट्रैक्शन को वो क्या नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, और टॉलरेट नहीं करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट लेबर है, मान लीजिए डिस्टोसिया वगैरह की कंडीशन है, ठीक है, बिग बेबी है, इस कंडीशन के अंदर क्या नहीं करना है आपको, फिर ऑक्सीटोसिन जो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इनको अगर हम इनको एडमिनिस्टर करेंगे तो बच्चे पे स्ट्रेस होगा, ठीक है, बच्चा परवेजाइनली डिलीवर नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन के अंदर हमें नहीं करना, ठीक है, इनडायरेक्टली यही है। नेक्स्ट वन है हाइपर सेंसिटिविटी, मान लीजिए किसी फीमेल को ऑक्सीटोसिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन से एलर्जी हो, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी अगर शो कर रही है कोई फीमेल, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें इसको यूज़ नहीं करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, लो लाइन, प्लासेंटा इज लो लाइन, प्लासेंटा इज situated in low lying in the uterus. Placenta is situated in the low lying to the यूट्रस। यूट्रस के अंदर अगर नीचे की तरफ प्लासेंटा अटैच हो रखी है, ठीक है, सर्विक्स के आसपास अटैच हो रखी है, सर्विक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, पार्शियली ब्लॉक कर रखा है, उस कंडीशन के अंदर भी हमें नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा अंदर रह जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए, ठीक है। सीपीडी, सीफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, अगर बच्चे का हेड और पेल्विक मैटरनल पेल्विस उनके बीच में अगर रिलेशन सही नहीं हो, रिलेशन सही होने का मतलब है कि उसके जो डायमीटर्स है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, बच्चा वहाँ से डिलीवर हो सके, तो उस कंडीशन के अंदर हमें कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट की डेथ होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट वन है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो जब भी हम किसी पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट की वाइटल साइंस को मॉनिटर रखना है, फीटल हार्ट रेट और स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी का पता होना चाहिए। वाइटल साइन, फीटल हार्ट रेट और स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी, भी कितने महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, कौन सी प्रेगनेंसी है, पहले वाली प्रेगनेंसी सीजेरियन से तो डिलीवर नहीं हुई, तो ये हमारा काम होगा। हमें जब भी हम हिस्ट्री लेंगे, देखो मेडिकल साइंस के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप आधे से ज़्यादा मेडिसिन या डिजीज़ को कवर कर देते हो, वहाँ से आपका मैनेजमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। फीटल हार्ट रेट का भी मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है, जब भी आप किसी पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन दे रहे हो, और जो भी मदर है उसके वाइटल साइंस को भी आपको नोट करके रखना होता है, ठीक है। और दूसरा है क्या करना है कि जब भी आप पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर याद रखो कि पेशेंट को बोलना है कि आप मस्ट अवॉइड पेशाब करके आओ, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले क्या करके आना है आपको, यूरिन पास आउट करके आना है। यूरिन पास आउट करके आएंगे तो उससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो इजीली आ पाते हैं। साथ के साथ अगर मान लीजिए यूरिन भरा हुआ है, ठीक है, यूरिन भरा हुआ रहेगा तो हो सकता है जो यूरिनरी ब्लेडर है, जो आपका यूट्रस है वो यूरिनरी ब्लेडर को कंप्रेस करने की वजह से हो सकता है उसको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें क्या करना है, पेशेंट को वॉइड करवाना है बिफोर, ठीक है, क्योंकि अगर आप पेशेंट वॉइड नहीं करेगा तो अगर उसका ब्लेडर भरा हुआ रहेगा तो वैसे भी उसकी जो मैटरनल है, जो मदर है, उसके हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, उनके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन होता है। अगर बार बार यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, या फिर ब्लेडर है वो भरा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जो यूट्रस है वो उसको भी कंप्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा, उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि जैसे ही यूट्रस का जो सर्विक्स है वो राइपन हो जाता है, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनको क्या कर देना है, डिसकंटिन्यू। कब करना है, जब सर्विक्स राइपन हो जाता है, साथ के साथ जो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस अगर मिल जाते हैं, अचीव हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमने एडमिनिस्टर कर रहे थे उसको हमें रोक देना है, वहीं पर से हमें वहाँ से ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करना होगा और आगे नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसको शुरू करना होगा। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर आपको आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।